नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और किसानों के बीच 8वें दौर की वार्ता जारी। दूसरा देशव्यापी पूर्व परीक्षण 33 राज्यों संघ शासित प्रदेशों में हुआ आयोजित। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। भारत के कोविड से कुल 1 करोड़ से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। देश में एवियन इन्फ्लुएंजा का 12 महामारी केंद्रों में पता चला। और अब आइए समाचार देखते हैं विस्तार से। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में कृषि अधिनियमों पर आधारित चर्चा हेतु विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की वार्ता में समाधान निकालने की भी उम्मीद जताई गई है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। सरकार एवं किसान संगठनों के बीच आज दिल्ली के विज्ञान भवन में 8वें दौर की बातचीत हुई। इस बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सोम प्रकाश और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर दोनों पक्ष नहीं पहुंचे। इसलिए अगली बैठक अब 15 जनवरी को पुनः आयोजित होगी। भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 जनवरी को निर्धारित कोविड टीकाकरण पर देशव्यापी मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और मुख्य सचिवों, अपर प्रधान सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। कोविड-19 टीकाकरण पर दूसरा राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल 33 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के 736 जिलों में 3 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ड्राई रन की व्यक्तिगत समीक्षा करने तमिलनाडु भी गए थे। आइए दिखाते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, AS&MD सुश्री वंदना गुरनानी, अपर सचिव मनोहर अगनानी, संयुक्त सचिव लव अग्रवाल और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कोविड-19 टीकाकरण पर मॉक ड्रिल का उद्देश्य वास्तविक टीका लगाने के कार्य का अभ्यास करना है। इस कार्य से प्रशासकों को नियोजन, कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग तंत्र के बीच संबंधों को मजबूत करने, वास्तविक कार्यान्वयन से पहले बची हुई चुनौतियों की पहचान करने और टीकाकरण अभियान के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों को विश्वास प्रदान करने में मदद मिलेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी को याद दिलाया कि कोविड पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त निगरानी समूह की पहली बैठक के साथ ही देश ने महामारी से सफलतापूर्वक जूझने का 1 साल पूरा कर लिया है। उन्होंने भारत की प्रगति का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर योजना को दिया।
डॉक्टर हर्षवर्धन ने केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों और चिकित्सा समुदाय सहित कई हितधारकों द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने आगामी टीकाकरण अभियान के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने और प्रसार के लिए तथा टीका लगाने वालों को प्रशिक्षित करने के लिए पिछले कुछ महीने वैक्सीन प्रशासकों को प्रशिक्षित करने के लिए अत्यंत सक्रिय होकर लगातार काम किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने EVIN प्लेटफॉर्म से पुनः प्राप्त किए गए अद्वितीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन पर प्रकाश डाला, जो वैक्सीन स्टॉक की वास्तविक समय की जानकारी, उनके भंडारण के तापमान और कोविड-19 वैक्सीन के लाभार्थियों पर नजर रखेगा। प्लेटफॉर्म पर 78 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत के पास टीकाकरण से निपटने के लिए अद्वितीय अनुभव है और वो दुनिया में सबसे बड़ा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम चला रहा है, जिसे दुनिया ने इसकी मजबूती के लिए सराहा है। UIP से देश के समृद्ध अनुभव और एंटी पोलियो अभियान का इस्तेमाल कोविड-19 टीकाकरण की प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कल दूसरे राष्ट्रीय पूर्व परीक्षण से पहले पूरी परिचालन योजना और IT प्लेटफॉर्म की कई मौकों पर जांच की गई है। 2 जनवरी 2021 के पहले राष्ट्रीय मॉक ड्रिल ने अंतिम रूप से अमल में लाने में किसी भी गड़बड़ी को दूर करने और परिचालन प्रक्रियाओं को और परिष्कृत करने में मदद की। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रचारित अफवाहों को बेबुनियाद बताया, जो टीके के दुष्प्रभावों के बारे में जनता के मन में संदेह पैदा कर रही हैं, और कहा कि इस तरह के गलत लोग पूरी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। चीजों को पूर्व अवस्था में लाना होगा और राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अनेक हितधारकों और युवाओं के साथ काम करें ताकि सही जानकारी दी जा सके। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और विशेष जानकारी आप तक पहुंचाएं। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से MSP पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है। धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 24.91% की वृद्धि दर्ज की गई थी और 84,928 करोड़ के MSP मूल्य के साथ KMS खरीद प्रक्रिया से लगभग 55 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए दिखाते हैं इसी पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 401,76,000 मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 500,07,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। वर्तमान में जारी KMS खरीद संचालन के तहत 94,414 करोड़ 80 लाख रुपए मूल्य की खरीद की गई है और इससे लगभग 64,25,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना के तहत 51,66,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 2,67,020.86 मीट्रिक टन की खरीद की है, जिससे 1,43,258 किसान लाभान्वित हुए हैं। 3 जनवरी 2021 तक
52 करोड़ 40 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक है। 3 जनवरी 2021 तक 76,60,886 कपास की गांठें खरीदी गई, जिनका मूल्य 22,410 करोड़ 54 लाख रुपए है, जिससे 14,82,657 किसान लाभान्वित हुए हैं। भारत ने कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। कुल मिलाकर अब तक कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। पिछले कुछ घंटों में 19,587 मरीजों को ठीक करके अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण मुक्ति दर और भी बढ़कर 96.36% हो गया है। संक्रमित मरीजों तथा स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। आइए दिखाते हैं इसी पर एक खास रिपोर्ट। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या आज 2,28,083 है, जो अब तक की कुल मामलों की तुलना में 2.19% है। 5 राज्यों यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल में कोविड से ठीक होने वाले 51% मामले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों का अनुसरण करते हुए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण से मुक्त होने की दर 90% से अधिक है। भारत में संक्रमण से मुक्त होने की दर विश्व में सबसे अधिक है। संक्रमण के अधिक मामले वाले देशों में भारत की तुलना में संक्रमण से मुक्त होने की दर कम है। जांच सुविधाएं बढ़ाने से भारत में संक्रामकता दर भी कम हुई है। दैनिक संक्रामकता दर 3% से कम है। 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में साप्ताहिक संक्रामकता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। केरल में एक दिन में अधिकतम 5,110 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए स्वस्थ होने वाले 2,570 लोगों के साथ महाराष्ट्र का स्थान है। पिछले 24 घंटे में केरल में 6,394 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कल 4,382 नए मामले सामने आए, जबकि छत्तीसगढ़ में 1,050 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में एक दिन में मृत्यु के अधिकतम 66 मामले सामने आए हैं। केरल में 25 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि पश्चिम बंगाल में मौतों के 22 नए मामले सामने आए हैं। और अब आइए कृषि से संबंधित शामिल करते हैं किसानों के कुछ प्रश्न और कृषि वैज्ञानिकों के जवाब। हमारे किसान भाई खेती किसानी करते हैं और उन्हें अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है खेती में, और उनकी इन्हीं समस्याओं का समाधान लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ बरखा चौरसिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने कार्यक्रम किसानों के सवाल और विशेषज्ञों के जवाब के। तो इसमें हम लेते हैं अपने अलग अलग किसानों के प्रश्न, और इस पे अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेजिटेबल साइंस के अध्यक्ष BS तोमर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। तो सर सबसे पहले हम अपना प्रश्न ले लेते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं गिरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश से, जो कि पूछ रहे हैं कि जौ की फसल में खरपतवार के नियंत्रण की दवा की जानकारी चाहते हैं। देखिए, जो जौ है ये रबी की एक फसल है और अधिकांश किसान भाई इसकी बुआई कर चुके हैं, और संभवतः अभी जो फसल है वो 35 से 40 दिन की अवस्था को क्रॉस कर चुकी है। तो ऐसे में हम किसान भाई को कोई भी खरपतवारनाशी इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देंगे। और जिन किसान भाइयों ने बिजाई जो है देर से की है और उनकी फसल अभी 32 से 35 या अधिकतम 38 दिन की है, तो ऐसी स्थिति में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाई खरपतवारनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए मेट सल्फ्रान एक दवाई होती है 20 EC की, जिसकी 8 ग्राम दवाई प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव किया जा सकता है। और जो गेहूं का मामा है या दूसरे पतली पत्ती वाले खरपतवार हैं, उनका नियंत्रण किया जा सकता है। सर ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं गिरेंद्र जी ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। तो आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।